कि विवाद तो सुलझा नहीं बल्कि बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया। शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश का अंत करके जो है मगध की सत्ता संभाली थी। और अंत क्यों करना पड़ा? क्योंकि हर्यक वंश के जो अंतिम राजा थे नागदशक, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसी के मंत्री कौन शिशुनाग ने क्या किया, अपने राजा को मार करके गद्दी पर कब्जा कर लिया और यहां से शिशुनाग वंश की नींव रखी। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो दोस्तों आपको हमने बताया था कि मगध जो महाजनपद था उस पे टोटल 4 वंशों ने राज किया था। टोटल जो है मगध के उत्कर्ष के बारे में हम लोग देखेंगे, 4 वंश के बारे में, 4 साम्राज्य के बारे में कौन कौन से थे। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बृहद्रथ वंश के बारे में। बृहद्रथ वंश वही बृहद्रथ वंश जिसकी स्थापना स्वयं बृहद्रथ ने की थी। और ये कब की बात है? तो ये लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 550 ईसा पूर्व के बीच की बात है। ठीक है, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, महाजनपद समय की बात कर रहे हैं, महाजनपद काल की बात कर रहे हैं। और इन पर जो है बृहद्रथ और इनके बेटे जरासंध ने जो है शासन किया था। वही जरासंध जिन्होंने क्या किया था, भगवान कृष्ण की जो नगरी थी मथुरा, उस पे बार बार अटैक करना ये जारी रखा था। इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि कृष्ण जो है वो मथुरा छोड़कर वो द्वारका शिफ्ट हो गए थे, गुजरात के द्वारका चले गए थे। अब देखेंगे कि हर्यक वंश का राज जब आया, दूसरा लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हर्यक वंश के राजाओं का बारी आया तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। हर्यक वंश जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। इसके बृहद्रथ वंश के कंपैरिजन में ये लोग ज्यादा ताकतवर थे। इन लोगों का हम लोगों ने देखा था 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक बहुत ज्यादा समय तक इन लोगों ने राज किया था। 132 सालों तक लगभग इन्होंने राज किया था। और इसमें जो प्रमुख राजा थे वे थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। और इस वंश के जो अंतिम राजा थे वे थे नागदशक। तो नागदशक जब बहुत ही ज्यादा कमजोर शासक हुआ करते थे, हर्यक वंश के कमजोर शासक थे नागदशक। और नागदशक के ही एक मंत्री थे, याद रखिएगा कि नागदशक का एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, नागदशक के दरबार में एक मंत्री था, बहुत ही चालू मंत्री था, बहुत ही तेज तर्रार मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने देखा मौका कि नागदशक बहुत ही कमजोर राजा है, तो इन्होंने क्या किया, उस कमजोर राजा यानी कि नागदशक को मार करके उसकी हत्या करके गद्दी पर कब्जा कर लिया और यहां से एक नए वंश की शुरुआत की जिसको हम लोग पढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में ही पढ़ेंगे जिसका टाइम पीरियड है 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व। इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं ने जो है रूल किया, जिसमें से पहले राजा है शिशुनाग, खुद जो है इन्होंने ही शासन किया। लगभग बात करूं मैं शिशुनाग ने कब से कब तक राज किया, तो ये देखिए 412 ईसा पूर्व से लेकर के 395 ईसा पूर्व तक जो है इन्होंने हुकूमत किया। इसके बाद इसका बेटा जो था कालाशोक, इन्होंने राज किया 395 ईसा पूर्व से 367 ईसा पूर्व। फिर कालाशोक का जो है टोटल 12 बेटा था, तो 12 बेटों ने अलग अलग टाइम पे जो है लगभग राज किया। तो इनके 12 बेटों में से 11 बेटे ने 367 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक शासन किया। और जो 12वां बेटा था यानी कि नंदीवर्धन, पुराणों में लिखा गया कि ये सबसे बड़ा बेटा था लेकिन जो है सबसे लास्ट में इन्होंने हुकूमत किया और ये इस वंश के सबसे अंतिम राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने 345 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक मात्र 1 सालों तक शासन किया। और देखेंगे आगे चल के कि नंदीवर्धन के मंत्री कौन, महापद्मनंद। देखिए वही ट्रेंड चलता आ रहा है कि नंदीवर्धन के जो मंत्री थे महापद्मनंद, इन्होंने देखा कि नंदीवर्धन बहुत ही कमजोर राजा है, तो इन्होंने क्या किया, नंदीवर्धन को गद्दी से हटा दिया, मार दिया और एक नए वंश यानी कि नंद वंश की स्थापना की। तो ये चीजें आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का लेक्चर ही हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं शिशुनाग वंश की। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बृहद्रथ वंश के बारे में। तो बृहद्रथ वंश ने जो है ना सिर्फ मगध के पर जो है कब्जा किया था। बृहद्रथ वंश का जो हुकूमत, इनका जो साम्राज्य था वो सिर्फ मगध महाजनपद के बीचों बीच में था, यानी सिर्फ मगध महाजनपद पर ही इन्होंने जो है हुकूमत किया था, राज किया था। ये जो बैगनी कलर का आपको दिख रहा है। अब मैं जो मैप ड्रॉ कर रहा हूं ये हर्यक वंश के टाइम का मैप है। हर्यक वंश ने क्या किया, कुछ क्षेत्रों को जीत कर जो है उन पर हुकूमत किया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को जो है हर्यक वंश के राजाओं ने जीत लिया था और हर्यक वंश के राजाओं ने इन क्षेत्रों को जीत करके क्या किया, अपने में मिला लिया। और ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं इन क्षेत्रों पर हर्यक वंश के राजाओं ने राज किया था। तो देख रहे हैं क्षेत्र बढ़ गया। अब जो अगला वंश आएगा अभी जिसको हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग ने क्या किया, इस क्षेत्र में और कुछ क्षेत्रों को जीत कर मिला लिया और इतने बड़े से क्षेत्र पर जो है रेड कलर में जो देख रहे हैं
इतने बड़े क्षेत्र पर क्या किया, इनका कब्जा रहेगा। अगला वंश आएगा और बड़ा हो जाएगा क्षेत्र, और ये मौर्य वंश के टाइम पे पूरे भारत पर कब्जा हो जाएगा। तो चलिए आपके सामने ये चीजें हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको हमने बता ही दिया कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी। इसके संस्थापक थे खुद शिशुनाग नाम करके एक व्यक्ति। तो शिशुनाग ने जो है इस वंश की स्थापना की थी, और ये वंश लगभग 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक जो है वजूद में रहा, शासन करता रहा। और शिशुनाग वंश ने क्या किया था, हर्यक वंश का अंत करके जो है मगध की सत्ता संभाली थी। हर्यक वंश को खत्म करके जो है इन्होंने एक नए वंश की शुरुआत की थी शिशुनाग ने। और अंत क्यों करना पड़ा, क्योंकि हर्यक वंश के जो अंतिम राजा थे नागदशक, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसी के मंत्री कौन, शिशुनाग ने क्या किया, अपने राजा को मार करके गद्दी पर कब्जा कर लिया, और यहां से शिशुनाग वंश की नींव रखी। इनसे जो भी दुश्मनी रखा, शिशुनाग से जिन्होंने दुश्मनी रखा, जिस महाजनपद ने दुश्मनी रखा, उसको क्या किया, इन्होंने जीत कर क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया। बात समझ में आया। तो इसीलिए इसका साम्राज्य बड़ा होता चला गया। तो चलिए शिशुनाग के बारे में देख लेते हैं। शिशुनाग ने जो है 412 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया। वही चीजें बता रहे हैं कि हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को जो है मार करके जो है गद्दी पर बैठे। चलिए अब देख लेते हैं कि इन्होंने काम क्या किया। तो शिशुनाग ने सबसे पहला काम किया कि हर्यक वंश के जो टाइम पे राजधानी थी क्या थी, पाटलिपुत्रा। सबसे शुरू में कहां राजधानी थी, याद रखिए मगध की सबसे स्टार्टिंग में राजधानी थी राजगृह या गृहब्रिज। और जैसे ही अगला वंश आया हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के टाइम पे स्टार्टिंग से तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही हर्यक वंश के टाइम पे एक राजा आए उदयीन, तो उदयीन ने क्या किया, राजगृह से गृहब्रिज से राजधानी को कन्वर्ट करके ट्रांसफर करके कहां ला लिया, पाटलिपुत्रा। और जैसे ही अगला वंश यानी शिशुनाग वंश आया, तो शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने क्या किया, राजधानी को पाटलिपुत्रा से वैशाली ट्रांसफर कर लिया, वैशाली लेते गया। बात समझ में आया। तो राजधानी को कहां लेके चला गया, ये वैशाली लेके चला गया। कौन, शिशुनाग वंश। ध्यान रखिएगा वैशाली क्यों गया, इसके पीछे भी रीजन है। तो देखिए लिच्छवियों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और उत्तर भारत पर सीधा शासन स्थापित करने के लिए। देखिए आप जो ये मैप देख रहे थे, इसमें ज्यादातर एरिया ये उत्तर भारत का क्षेत्र था। तो लिच्छवी कौन थे, तो वैशाली के जो राजा थे ना, उस खानदान को लिच्छवी खानदान बोला जाता था। तो यानी कि वैशाली के राजा पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए, वैशाली पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, राजधानी को ही वैशाली लेते गया। और दूसरा रीजन भी है कि वहां से पूरे उत्तरी भारत पर कंट्रोल करना आसान था। क्यों, चलिए मैप से आपको समझ में आएगा, देखिएगा यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया, राजधानी को एकदम बीचों बीच में, देखिए ये है वैशाली, और यहाँ पर जो है इन्होंने राजधानी को शिफ्ट कर लिया। अब जैसे ही राजधानी वैशाली आएगी, तो यहाँ से देखिए चारों तरफ की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर, यानी कि पूरे अपने साम्राज्य पर कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, इसको बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अब आते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में, देख लेते हैं कि शिशुनाग ने क्या किया था। तो शिशुनाग ने क्या किया, अवंती महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि बगल में जो अवंती महाजनपद था, जो कि सबसे बड़ा महाजनपद था, उसको इन्होंने क्या किया, जीत करके अपने अंडर में मिला लिया। यही मैप, इसी अवंती की बात कर रहा हूं। देखिए पहले महाजनपद कितना था, इतना था शिशुनाग वंश के टाइम पे। और इन्होंने क्या किया, शिशुनाग ने ये जो अवंती देख रहे हैं, ये जो अवंती देख रहे हैं, इसको अपने अंडर में मिला लिया। और इस तरह से इस पूरे क्षेत्र पर जो है इनका कब्जा हो गया। तो क्षेत्र इनका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यही चीज कह रहा है कि अवंती की राजधानी जो है उज्जैन पर जैसे ही कब्जा हुआ, तो इनका जो व्यापारिक मार्ग पर जो है पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। यानी कि अब यहां से इसका जीत का रास्ता और खुल गया। देखिए ये भारत के बीचों बीच में है, रेड कलर में दिखा रहा हूं, बैगनी कलर में, ये भारत के बीचों बीच में है। जब जैसे ही अवंती को जीता, बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा था अवंती, तो अवंती को जैसे जीता, तो ये देखिए भारत के बीचों बीच में होने के कारण आगे का भी रास्ता खुल गया कि ये अब इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे जीतने के लिए। और भी राजाओं से ये जो है दुश्मनी ले सकते थे, इनके लिए रास्ता और भी जगह को जीतने का खुल गया। देखिए शिशुनाग का जो है शासन वो ठीक ठाक ही रहा, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो इनके बेटे थे, जिनका नाम था कालाशोक, अब जो गद्दी का हकदार कौन हो गया, कालाशोक। और कालाशोक के बारे में एक फेमस कोटेशन है कि कालाशोक जब पैदा हुआ था ना, जैसे आप लोग सिंदूर लगाते हैं ना कपार के ऊपर, माथे के ऊपर, तो उसी तरह से एक काला सा टीका जो है इनके माथे में था। इसी वजह से इसका नाम जो है कालाशोक पड़ा। बात समझ में आया। और कालाशोक का जो है पुराणों में, हमारे जो धर्म ग्रंथ पुराण है, हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है पुराण, उसमें इनका जो दूसरा नाम काकवर्ण जिक्र मिलता है। तो काकवर्ण अगर पूछे किसका उपनाम है, तो काकवर्ण जो है ये कालाशोक का ही उपनाम है। ठीक है, बात समझ में आपको आ गया होगा। अब एक चीज कालाशोक के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आप देखिएगा कि राजधानी की बात करेंगे।
पढ़ेंगे, मगध की राजधानी स्टार्टिंग में कहां थी? गिरिब्रिज थी, यानी कि राजगिरी थी। इसको उदयन ने, हर्यक वंश के जो राजा उदयन थे, उदयन ने क्या किया? राजधानी को पाटलिपुत्रा ला दिया। अब पाटलिपुत्रा लाने के बाद जो कालाशोक के पिताजी थे, इनके जो पिताजी थे कौन? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने राजधानी को पाटलिपुत्रा से कहां ला लिया? वैशाली। तो इस तरह से वैशाली जो है इनकी राजधानी बन जाती है, किसकी? शिशुनाग वंश की। और कालाशोक के टाइम पे भी जो राजधानी कहां रही? वो वैशाली रही। और वैशाली जब राजधानी थी तो इन्होंने क्या किया? 383 ईसा पूर्व में, कब? 383 ईसा पूर्व, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद, ये बातें आप ध्यान में रखिएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति कराई। ये बौद्ध संगीति क्या होता है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए, कोई मिसकंसेप्शन बन जाए, तो जितने भी विद्वान है बौद्ध धर्म के, वो एक जगह बैठकर क्या करते हैं? उसमें डिस्कस करते हैं कि नहीं, ये मिसकंसेप्शन हो गया, ये चीज सही होना चाहिए था, ये चीज गलत होना चाहिए था। बात समझ में आया? आपस में वो लोग डिस्कस करते हैं, उसी को बोलते हैं बौद्ध संगीति। तो पहली बौद्ध संगीति कराया था जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो उस टाइम पे अजात शत्रु ने कराया था पहली बौद्ध संगीति राजगीर में, अपनी राजधानी राजगीर में। लेकिन दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक ने करवाया था अपनी राजधानी वैशाली में, कब? 383 ईसा पूर्व, यानी बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद। बात समझ में आया? तो इसलिए जो है वैशाली कहने का मतलब है धार्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बावजूद जब बौद्ध संगीति कंप्लीट हुआ तो इन्होंने क्या किया? राजधानी को फिर से पाटलिपुत्रा ला दिया। राजधानी को क्या किया? कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्रा ला करके रख दिया। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। यानी वही कहा गया है कि शिशुनाग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कालाशोक। और इसके शासनकाल में जो है मगध बहुत ही ज्यादा स्थिर रहा, मगध जो है कंट्रोल में रहा। कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर शासक थे और सेना पर जो है इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और बौद्ध धर्म के लिए जो है कालाशोक ने बहुत ही ज्यादा काम किया। तो कह सकते हैं कि कालाशोक जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि वैशाली जो था ना, वैशाली बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यहां पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसके बावजूद कालाशोक ने क्या किया? अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्रा ला दिया। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्रा क्यों लाया? क्योंकि पाटलिपुत्रा कह सकते हैं कि सुरक्षित था। एक तरफ तो पाटलिपुत्रा के एक तरफ गंगा नदी बहती थी, तो इसके एक तरफ का तो सुरक्षा का इंतजाम कंफर्म था, इधर से कोई आ नहीं सकता था, इसकी राजधानी पर अटैक नहीं कर सकता था। बाकी रहा कि तीन तरफ से जो है इसकी सुरक्षा करना ज्यादा इजी था, और जबकि वही वैशाली जो है चारों तरफ से सुरक्षा करना पड़ता था। और साथ में ये जो पाटलिपुत्रा था, ये कह सकते हैं कि अब जैसे ही अवंती को जीता तो ये पाटलिपुत्रा कह सकते हैं इनके साम्राज्य के बीचों बीच में आ गया, और यहां से पूरे भारत पर, पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल करना ज्यादा आसान था। इस वजह से इन्होंने क्या है, राजनीतिक हित को देखते हुए इन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्रा लाया। आपको हमने बताया कि पुराणों में जो इनका नाम मिलता है वो क्या है? काकवर्ण। अब आते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सब्बाकामी ने। किसने? सब्बकामी ने, याद रखिएगा। और द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुए थे? तो इसमें विनय पिटक के ऊपर मतभेद हो गया था, यानी कि संघ का जो नियम बनाया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में, जो किताब लिखा गया था विनय पिटक, जिसमें संघ का नियम था कि कैसे बौद्ध धर्म को चलाना है, इन सभी चीजों में जो है विवाद हो गया था। विवाद क्या हुआ? कोई लोग बोलते हैं नहीं ये सही नहीं है, तो कोई लोग बोला कि ये सही है, कोई लोग बोला मैं इसको नहीं मानता, मुझे ये गलत लग रहा है। अपने दिमाग से जो है लोगों ने उसमें कुछ कमियां निकालना स्टार्ट कर दिया, उसमें कुछ खामियां निकालना स्टार्ट कर दिया। यहां से जो है मतभेद और जो है अनुशासन संबंधी विवाद हो गया, जिसको सुलझाने के लिए कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति कराया, ताकि जो है भिक्षु के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो सुलझा जा सके। और इसका परिणाम ये हुआ कि विवाद तो सुलझा नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया। बात समझे? विवाद तो सुलझा नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म क्या हुए? दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग कहलाया स्थिरवाद, ठीक है, स्थिरवाद, और दूसरा भाग कहलाया महासंघिका। स्थिरवाद क्या किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्थिरवाद को बोला जाता है थेरवाद। थेरवाद बोला जाता है जो पुराने नियमों का पालन करते हैं, उनको थेरवाद कहते हैं। यानी कि इनका कहना था मैं जो पुराना नियम चलता आ रहा हूं उन्हीं को पालन करूंगा। जैसे एक धर्म के बारे में आपको बताता हूं, इस्लाम धर्म जो है पूरी तरह से थेरवाद पर आधारित है। तो कहने का मतलब है इस्लाम धर्म अभी भी वही मानता है जो पुराने समय में मानता आ रहा था। कुछ भी
उसमें चेंजिंग नहीं पॉसिबल है। बात समझ में आया? तो उसको थेरवाद कहा जाता है। तो एक तो बौद्ध धर्म में भी दो पार्ट बन गया, एक बन गया थेरवाद जिसको बोला जाता है स्थिरवाद। स्थिरवाद क्या करता था? प्राचीन नियमों का पालन करता था, पुराने नियमों के पालन पर जोर देता था, ये कोई चेंजिंग नहीं चाहते थे। जबकि दूसरा बना महासंघिका, और महासंघिका का कहना था कि नियम जो है वो थोड़ा सा लचीलापन आना चाहिए और इसमें साधन के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, मतलब साधन के हिसाब से, संसाधन के हिसाब से जो है इसमें परिवर्तन होना चाहिए। बात समझ में आया? चलिए अब देख लेते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है कालाशोक की, कब? 367 ईसा पूर्व में जब इनकी जैसे ही मृत्यु होती है तो इनको टोटल 12 बेटे थे और अब इनके बाद जो है 12 बेटों ने अलग अलग टाइम पर शासन किया। उनका जिक्र कहीं पर नहीं मिलता है, इस वजह से हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। और इनका जो सबसे कहने का मतलब है इस वंश का सबसे लास्ट राजा हुए करते थे वे थे नंदीवर्धन, और कहा जाता है कि नंदीवर्धन भी जो है कालाशोक के बेटा ही थे। अब किस नंबर के थे पता नहीं, ज्यादातर किताब में जो है इनको बड़ा बेटा दिखाया गया है। तो नंदीवर्धन का शासन काल मात्र 1 साल यानी कि 345 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश का ये अंतिम राजा था और ये बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बहुत ही अक्षम था, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मजबूत शासक नहीं था। ये अपना जो है उस तरह से प्रभाव नहीं दिखा पाए, जिस वजह से इनके ही एक मंत्री थे जिनका नाम था महापद्मनंद। क्या थे? महापद्मनंद, जो कि एक शूद्र हुआ करते थे। शूद्र समझते हैं ना, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो शूद्र जाति के जो थे एक इनके मंत्री थे जिनका नाम था महापद्मनंद। ये क्यों बता रहा हूं आपको, आगे आपको समझ में आएगा। तो महापद्मनंद ने क्या किया? नंदीवर्धन को मार करके सत्ता पर जो है कंट्रोल हासिल कर लिया और वहां से एक नए वंश नंद वंश की शुरुआत की। बात समझ में आया? तो महापद्मनंद ने जो है इनको काम तमाम कर दिया, इनका नंदीवर्धन को मार करके नए वंश की शुरुआत की, जिनका नाम रखा उन्होंने अपने नाम पर नंद वंश। चलिए, शिशुनाग वंश का अंत जो है मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण था जिसने भारत के बड़े साम्राज्यवादी शासक को सत्ता में लाया। कह सकते हैं कि अगर नंदीवर्धन का अंत नहीं होता तो धीरे धीरे कमजोर राजा होने के वजह से दूसरा महाजनपद इनके ऊपर अटैक करके जो है अपने अंडर में ले लेता या बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाता। लेकिन जब इन पर जो है महापद्मनंद का कंट्रोल आया तो महापद्मनंद ने जो है उनको बहुत बड़े एरिया में फैला दिया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। तो अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन। इस तरह से 344 ईसा पूर्व में जो है नंदीवर्धन का अंत होता है और इसी के मृत्यु के बाद महापद्मनंद ने नंद वंश की शुरुआत की। और आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के उदय के बारे में। आज का लेक्चर यहाँ पर होता है समाप्त। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।